हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य के बारे में, तो उसका कुछ शेष भाग बचा था। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा करूंगा और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति टॉपिक को भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पॉलिटिक्स। नीति निर्देशक तत्व से छूटे हुए तथ्यों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 क्या क्या है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37। इस भाग में अंतर्दृष्ट तत्वों का लागू होना, इसके बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 38 में बताया गया राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 39 VVI है, इसको पूरा देखेंगे ढंग से। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन पर्याप्त करने का अधिकार है। ठीक है। दूसरा है इसमें स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक। क और घ दोनों देख लिए। अब 39 के क में फिर से एक बार देखते हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता है। ठीक है। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 में है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये आप सभी को याद ही होगा। अनुच्छेद 41 देखते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। ठीक है। और अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समितियों को सरकारी समितियों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 के ख में है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में बताया गया एक समान सिविल संहिता। ठीक है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुच्छेद 47 में हम देखेंगे पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। ठीक है। अनुच्छेद 46 में हमने देखा था, एक बार पढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। अनुच्छेद 48 जो बताता है आपको, इसको देखते हैं। कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है। और अनुच्छेद 48 के क में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये है नीति निर्देशक से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 जो मैंने आपको बताया, तो इसे जरूर देखेंगे। और इसके जो क ख ग में जो दिया पॉइंट है वो काफी VVI है, आज के एग्जाम में यही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मूल्य कर्तव्य के बारे में। मूल्य कर्तव्य को देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, डेट भी याद रखें। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य को किस समिति के संस्तुति के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 1976 में, VVI क्वेश्चन। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है? तो 10 मूल कर्तव्यों का। ठीक है। कितने मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है? तो 10 मूल कर्तव्यों का। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य शामिल है? तो 11। ठीक है। ये याद रखेंगे, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? तो 11। नेक्स्ट है 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये है 86वां मतलब 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत। ठीक है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या मूल संविधान में 10 थी, अभी वर्तमान में 11 है। और 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था।
जिसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने माता पिता द्वारा मतलब पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है, उन्हें पढ़ने भेजना है, ये चीजों को दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है आपका 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान से, ये हो गया। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है, तो सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, तो सोवियत संघ से हम अभी वर्तमान में रसिया के नाम से सोवियत संघ, पहले बहुत सारे राष्ट्रों का संघ था। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षण का यह कर्तव्य जिन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के लिए, ठीक है, विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया था वो है सोवियत संघ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो वो सोवियत संघ से ली गई, ठीक है। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षण का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। सॉरी ये दोबारा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में कौन सी समिति गठित की गई थी, VVI क्वेश्चन है ये, वर्मा समिति 1999 में, ये याद रखेंगे, बहुत सारे बुक्स में ये नहीं मिलते, वर्मा समिति 1999। नेक्स्ट अगला पॉइंट राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में। अगला पॉइंट है भारतीय ध्वज संहिता कब लागू की गई थी, सन 2002 में, सन 2002 में। अगला पॉइंट है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया था, MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में, MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में। अगला पॉइंट है राष्ट्रगान का आदर करने की बात किस अनुच्छेद में की गई, तो अनुच्छेद 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में, VVI क्वेश्चन। अगला पॉइंट है किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनके पालन करने की बात की गई है, तो अनुच्छेद 51 के क के ख में, अनुच्छेद 51 के क के ख में। और यह राष्ट्रगान का आदर करने की बात किस अनुच्छेद में, तो 51 के क के क में, ठीक है, 51 के क के क में। और राष्ट्रीय ध्वज यहाँ मैंने बताया था के सम्मान की बात संविधान में की, तो 51 के क के क में ही किया गया है, ठीक है। तो ये क के क को याद रखेंगे और क के ख को भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, अनुच्छेद 51 के क के ग में, अनुच्छेद 51 के क के ग में। अगला पॉइंट प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन करने की बात कहाँ कही गई है, तो अनुच्छेद 51 के क के 6 में, ठीक है, 51 के क के 6 में। नेक्स्ट स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था, तो 8 मूल कर्तव्यों को, ठीक है ना। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था, तो कितने मूल कर्तव्य थे, तो 8 मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किस पर भारित है, तो केवल नागरिकों पर, मूल कर्तव्य किस पर भारित है, केवल नागरिकों पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल कर्तव्य की प्रकृति कैसी है, तो गैर न्यायोचित, ठीक है ना, गैर न्यायोचित। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता और संरक्षण द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये सब मौलिक कर्तव्य में शामिल है, ठीक है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है, तो मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, तो तीसरे स्थान पर, ठीक है, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका अगला पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कब लागू किया गया था, तो 3 जनवरी 1977 को, 3 जनवरी 1977 को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था, अनुच्छेद 51 के क के ज में, अनुच्छेद 51 के क के ज में। ये अनुच्छेद 51 का क जो है इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, इसके क से ज तक जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। आगे बढ़ते हैं भाग 4 क
मूल्य कर्तव्य। भाग 4 के क मूल्य कर्तव्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें है अनुच्छेद 51 के क मूल्य कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि फर्स्ट में संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, आदर करे। ख पॉइंट में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। ये 51 के क के ख में है। ग में देख लीजिएगा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ये ग में कहा गया। घ देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ठीक है। अंग में क्या कहा गया? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारा की भावना का निर्माण करे, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से भरे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है। च में देखते हैं, हमारी मिलीजुली सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करे। 6 प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्रामाणिक मात्र के प्रति दया भाव रखे। ज में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। झ में है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। यहाँ में है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। और ट में जो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथाशक्ति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर को प्रदान करें। तो ये 11 जो है ना मौलिक कर्तव्य थे। आप 1 2 करके भी याद रख सकते हैं, ABCD करके याद रख सकते हैं, या क ख ग घ भी करके रख सकते हैं। तो 51 के क के ये जो है ना मूल्य कर्तव्य 11, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैंने 11 ही पढ़ के बताए हैं। तो चलिए अब हम आप लोग को ये मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक का आज दूसरा भाग मैंने समाप्त कर दिया है। अब हम आप लोगों को बताएंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित मुख्य प्रश्न, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? VBI क्वेश्चन, अनुच्छेद 63 के तहत। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। अनुच्छेद 64 एवं 89 के 1 में ये आधारित है। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है। अगला है, उपराष्ट्रपति पद अपनाया गया है कहां से? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ना अमेरिका के संविधान की तर्ज पर अपनाया गया है, मतलब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति पद का पालन नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 64 में। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, सभी सदस्य होते हैं दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा और गुप्त मतदान से अनुच्छेद 66 में निहित है। अनुच्छेद 66 में निहित है। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता होनी चाहिए, मतलब क्या क्या जरूरी है? तो अनुच्छेद 66 के 3 में ये बात कही गई है, क्या क्या अर्हता होनी चाहिए। उसके अनुसार 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतलब न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट जो है ना, और भारत का नागरिक भी होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट है जो अनुच्छेद 66 के 3 में बताया गया। अगला है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किस विधि का? तो राज्यसभा के बहुमत पारित एक संकल्प द्वारा, राज्यसभा के बहुमत से पारित एक संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किसको पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। तो वो है उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही हम संकल्प को प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति शपथ लेता है कि संविधान के प्रति निष्ठा एवं पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन वो सही एवं समुचित तरीके से करेगा। ठीक है,
उपराष्ट्रपति की पदावधि मतलब उसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 वर्ष, अनुच्छेद 67 में बताया गया है 67। नेक्स्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति को किस मत द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को किस मत द्वारा हटाया जा सकता है, तो वह साधारण बहुमत से राज्यसभा द्वारा, साधारण बहुमत से राज्यसभा द्वारा। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है जिसका वह सदस्य नहीं होता है, तो वह है राज्यसभा। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है, सभापति होता है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन बताया गया है कि वह जिसका सदस्य नहीं होता है लेकिन अध्यक्षता करता है, तो वह है राज्यसभा। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति और अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किसके तहत करता है, तो अनुच्छेद 70 में ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के लिए दिया जाता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको वेतन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 97 के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना वेतन मिलता है, तो 4 लाख रुपए, ठीक है। वर्तमान में इसको कितना मिलता है, 4 लाख, और राष्ट्रपति को कितना मिलता है, 5 लाख रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो अनुच्छेद 65 में ये बताया गया है। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति का पद किस प्रकार रिक्त हो सकता है, तो वह स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे तो रिक्त हो जाएगा। दूसरा है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सर्वप्रथम राज्यसभा द्वारा लाया गया प्रस्ताव तथा लोकसभा में सहमति प्रदान करने पर पद रिक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 चीज हैं जो आपको करने होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अब है भारत के उपराष्ट्रपति, जो पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, उनका क्रम पूरा सीरियल दिया हुआ है, कब से कब तक अवधि भी है। प्रथम थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 1952 से 1962 अवधि तक, मतलब पूरे 10 वर्ष तक इस पद पर बने, मतलब 2 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, 62 से 67 तक। तीसरे बीवी गिरी, 67 से 69। और चौथे है गोपाल स्वरूप पाठक, चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक थे, जिन्होंने 69 से 74 तक। तो ये 4 जरूर क्रम याद रखेंगे आप लोग, क्या कि एग्जाम में ऊपर से पूछ दिया जाता है कार्यकाल के अनुसार सजाने के लिए। उसके बाद हम लोग धराधर देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। 5वें नंबर पर बीडी जत्ती थे, 6ठे नंबर पर एम हिदायतुल्ला, 7वें पर आर वेंकटरमन, 8वें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा, 9वें पर के आर नारायणन, 10वें पर डॉक्टर के कृष्णकांत श्री कृष्णकांत थे, 11 पर भैरव सिंह शेखावत थे, 12वें पर मोहम्मद हामिद अंसारी, जिन्होंने 7 से 17 तक कार्यकाल किया था, और 13वें नंबर पर एम वेंकैया नायडू है, और अभी वर्तमान में जो है ना 14वें नंबर पर वो जगदीप धनखड़ है, ठीक है। कौन है, जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 14वें नंबर पर अभी कौन है वर्तमान में, तो जगदीप धनखड़, जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। अगला पॉइंट है जब उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति जो है कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वो होता है 6 माह, ठीक है। 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। तो ये थे उपराष्ट्रपति से टॉपिक जो मैंने कराया है, जो काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। धन्यवाद। आप सभी से मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, जय हिंद।